नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक नियंत्रण, अर्थ एवं स्वरूप, सोशल कंट्रोल, मीनिंग एंड फॉर्म्स, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को समाज के स्थापित प्रतिमानों के अनुरूप ढालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार सामाजिक नियंत्रण वह विधि या वह तरीका है जिसके द्वारा एक समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों का नियमन यानी नियंत्रण करता है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा एक समाज अपने सदस्यों को उनकी निर्धारित भूमिकाएं निभाने, नियमों का पालन करने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे एक निर्धारित तरीके से समाज में आचरण करें, उचित प्रकार से अपनी भूमिका एवं कर्तव्यों का निर्वाह करें, अन्यथा समाज में व्यवस्था बनाए रखना एवं लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा समाज व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित रखता है, नियमित रखता है और समाज में किस प्रकार का आचरण करना चाहिए इसके बारे में हमें बताता है, जिससे समाज में व्यवस्था बनी रहे और नियमों का पालन होने के साथ साथ भूमिका और परिस्थिति जो है समानांतर रूप से चल सके और समाज में एक व्यवस्था यानी कर्तव्यों के निर्वहन के साथ एक व्यवस्था बनी रहे। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे उसकी संस्कृति के अनुरूप व्यवहार प्रतिमानों, प्रथाओं, रीति रिवाजों, मूल्यों, कानूनों के अनुरूप आचरण कर समाज को स्थायित्व एवं व्यवस्था प्रदान करें। इसलिए वह अपने सदस्यों पर कुछ नियंत्रण भी लगाता है। इसी प्रकार समाज में जब नई परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तब भी समाज अपने सदस्यों के व्यवहारों पर अंकुश रखता है, जिससे कि नई परिस्थितियों से प्रभावित होकर लोग सामाजिक ढांचे को तोड़ ना दें। सामाजिक नियंत्रण एक अन्य दृष्टि से भी आवश्यक है। मानव अपनी प्रकृति से स्वार्थी, व्यक्तिवादी, लड़ाकू, हिंसक एवं संघर्षकारी है। यदि उसकी इन प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं रखा जाए और उसे पूरी तरह स्वच्छंद छोड़ दिया जाए तो समाज युद्ध स्थल बन जाएगा। किंग्सले डेविस का ऐसा मानना है कि समाज का निर्माण ही सामाजिक संबंधों एवं नियंत्रण की व्यवस्था द्वारा होता है। एक की अनुपस्थिति में दूसरे का अस्तित्व कदापि सुरक्षित नहीं है। सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में संतुलन, दृढ़ता, एकरूपता कायम की जा सकती है। इसके अभाव में सामाजिक मूल्य एवं आदर्श चकनाचूर हो सकते हैं एवं सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो सकेगी। कहने का अर्थ यह है कि किंग्सले डेविस ने ऐसा कहा है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा ही समाज में संतुलन बना रहता है, दृढ़ता एवं एकरूपता बनी रहती है और इसके अभाव में सामाजिक मूल्य एवं आदर्श चकनाचूर यानी समाप्त हो जाएंगे और सामाजिक प्रगति भी रुक जाएगी। अब है सामाजिक नियंत्रण का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता रहा है। एक सामान्य धारणा यह रही है कि लोगों को समूह द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार आचरण करने के लिए बाध्य करना ही सामाजिक नियंत्रण है, किंतु यह एक संकुचित धारणा है। प्रारंभ में सामाजिक नियंत्रण का अर्थ केवल दूसरे समूहों से अपने समूह की रक्षा करना और मुखिया के आदेशों का पालन करना मात्र था। बाद में धार्मिक और नैतिक नियमों के अनुसार व्यवहार करने को सामाजिक नियंत्रण माना गया, किंतु वर्तमान में सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य संपूर्ण समाज व्यवस्था के नियमन से लिया जाता है, जिसका उद्देश्य सामाजिक आदर्शों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। सामाजिक नियंत्रण के संबंध में मैकाइवर और पेज ने कहा है, सामाजिक नियंत्रण का अर्थ उस तरीके से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की एकता और उसका स्थायित्व बना रहता है। इसके द्वारा यह समस्त व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप में क्रियाशील रहती है। रॉस के अनुसार
सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अपने अनुरूप बनाता है। इसी संबंध में ऑकबर्न एवं निमकॉफ ने लिखा है कि दबाव का वह प्रतिमान जिसे समाज के द्वारा व्यवस्था बनाए रखने और नियमों को स्थापित करने के उपयोग में लाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था में ऐसी सभी शक्तियां जिनके द्वारा सामाजिक समूहों, समुदायों को अपने अनुरूप बनाया जाता है, सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। किसी भी समाज में एकता, व्यवस्था एवं विनियमन बनाए रखने के लिए सामाजिक इकाइयों के व्यवहारों पर नियंत्रण सामाजिक नियंत्रण कहलाता है। पार्सन्स का मत है कि सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार एवं वास्तविक व्यवहार के बीच पाए जाने वाले अंतर को कम किया जाता है। जॉनसन कहते हैं कि व्यक्ति कई बार तो स्वयं ही अपनी अंतरात्मा के द्वारा नियंत्रण करता है। यह आत्म नियंत्रण अचेतन एवं अनौपचारिक रूप से ही होता है तो उसे कुचल दिया जाता है, किंतु कई बार विपथगामी प्रवृत्तियां जब तक कली के रूप में विकसित नहीं होती हैं तब तक रोकी नहीं जाती हैं। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम सामाजिक नियंत्रण के बारे में निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे सामाजिक नियंत्रण में व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करे। सामाजिक नियंत्रण समाज में संगठन एवं एकरूपता पैदा करता है। सामाजिक नियंत्रण 3 स्तरों पर होता है: समूह का समूह पर नियंत्रण, समूह का व्यक्तियों पर नियंत्रण, व्यक्तियों का व्यक्तियों पर नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण से सामाजिक संबंधों में स्थिरता एवं एकता बनी रहती है या एकरूपता बनी रहती है। सामाजिक नियंत्रण से तनाव एवं संघर्षों को कम तथा सहयोग स्थापित किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा विपथगामी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखा जाता है तथा उन्हें कुचल दिया जाता है। सामाजिक नियंत्रण के लिए दंड एवं पुरस्कार दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण। सबसे पहले हम सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण के संबंध को समझ लेते हैं। सामाजिकरण एवं सामाजिक नियंत्रण परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। सामाजिकरण सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में और सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण करने में एक दूसरे के सहयोगी हैं। सामाजिकरण के द्वारा व्यक्ति को सामाजिक मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों के अनुरूप आचरण करना सिखाया जाता है, जिससे कि वह अपने समूह या समुदाय का क्रियाशील सदस्य बन सके। ऑकबर्न तथा निमकॉफ का मत है कि सामाजिक प्रतिमानों का व्यक्तियों द्वारा आंतरीकरण करने से ही समाज व्यवस्था बनी रहती है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी का समाजीकरण कर उन्हें भी एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करना सिखाती है। फ्रायड का मत है कि समाजीकरण के द्वारा ही परा अहम यानी सुपर ईगो मानव की इड प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखता है और व्यक्तियों को समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार करने को प्रेरित करता है। दूसरी ओर सामाजिक नियंत्रण द्वारा भी समाजीकरण का कार्य किया जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक नियंत्रण एक साधन एवं विधि का कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है कि सामाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। समाजीकरण सामाजिक नियंत्रण बनाए रखने में सहयोग करता है और सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण में सहयोग करता है। सामाजिक नियंत्रण द्वारा भी समाजीकरण का कार्य संभव होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक नियंत्रण एक साधन या विधि के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण में घनिष्ठता पाई जाती है, उनमें कई समानताएं भी होती हैं। ऑकबर्न तथा निमकॉफ कहते हैं कि समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया की
मौलिक शक्ति एक ही है, जैसे स्वीकृत तथा अस्वीकृत व्यवहार करने वालों की प्रशंसा एवं निंदा, पुरस्कार, दंड दोनों में ही दिया जाता है। समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण के साधनों तथा अभिकरणों में भी पर्याप्त समानता है, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, स्कूल, कानून, प्रथाएं, राज्य, द्वितीयक संस्थाएं समाजीकरण एवं सामाजिक नियंत्रण दोनों का कार्य करते हैं। अब है सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता एवं महत्व। किसी भी समाज का अस्तित्व एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए समाज में दृढ़ता, संगठन, एकरूपता एवं नियंत्रण होना अति आवश्यक है। इसी संदर्भ में सामाजिक नियंत्रण के उद्देश्यों, आवश्यकता एवं महत्व का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। सबसे पहला है सामाजिक संगठन की स्थिरता, यानी सामाजिक नियंत्रण के द्वारा सामाजिक संगठन में स्थिरता रहती है, परंपराओं की रक्षा होती है, समूह में एकता बनी रहती है, समूह में सहयोग एवं एकरूपता भी बनी रहती है, सामाजिक सुरक्षा होती है, व्यक्तिगत व्यवहार पर नियंत्रण होता है। इस संदर्भ में लैंडिस ने कहा है कि मानव नियंत्रण के कारण ही मानव है। अब हम यहाँ सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, यानी फॉर्म्स ऑफ सोशल कंट्रोल, जिसमें हम पढ़ेंगे औपचारिक एवं अनौपचारिक स्वरूप के बारे में। प्रत्येक समाज में नियंत्रण की व्यवस्था होती है, किंतु सभी समाजों में इसके प्रकारों या स्वरूपों में भिन्नता पाई जाती है। इसका कारण यह है कि समाज और सामाजिक संबंधों की प्रकृति, सामाजिक दशाओं एवं व्यक्तिगत व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। सदस्यों के उद्देश्यों, हितों एवं विचारों के भिन्न भिन्न होने के कारण एक ही प्रकार के नियंत्रण से सभी के व्यवहारों को नियमित नहीं किया जा सकता है। ग्रामीण एवं नगरीय, बंद एवं मुक्त, परंपरात्मक, जनतांत्रिक एवं एकतंत्र समाज में सामाजिक नियंत्रण के स्वरूपों में भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। कभी पुरस्कार के द्वारा तो कभी दंड के द्वारा, कभी औपचारिक एवं व संगठित शक्तियों द्वारा तो कभी अनौपचारिक या असंगठित शक्तियों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न प्रकारों और स्वरूपों का उल्लेख किया है, जिनका हम यहाँ वर्णन करेंगे। अब सबसे पहला है चेतन एवं अचेतन नियंत्रण। अमेरिकन समाजशास्त्री C.H. कूले तथा बर्नार्ड ने सामाजिक नियंत्रण के दो प्रकार बताए हैं, जिसमें है पहला है चेतन तथा अचेतन। हम अपने दैनिक जीवन के व्यवहार को मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, चेतन एवं अचेतन। कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनके प्रति हम अधिक सचेत होते हैं और यह ध्यान रखते हैं कि उनके निभाने में कोई त्रुटि ना हो जाए। उदाहरण के लिए क्लर्क ऑफिस में अपने बॉस की कुर्सी पर नहीं बैठता, किंतु उन्हीं कुर्सियों पर बैठता है जो क्लर्कों के लिए हैं। इस प्रकार वह स्थिति को समझकर कार्य करता है। दूसरी ओर कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो हमारे व्यक्तित्व, आदर्श एवं मूल्यों के अंग बन चुके हैं और जिनका हमारे मस्तिष्क में प्रभाव स्थायी हो चुका है। उनका पालन करने के लिए हमें अधिक सोचना या समझना नहीं पड़ता है, हम स्वतः ही वैसा आचरण करने लगते हैं। उदाहरण के लिए वस्त्र पहनते समय हमें जिस वस्त्र को जहाँ धारण करना है वहीं पहनते हैं। यह सब कुछ अचेतन रूप से ही होता है, क्योंकि वर्षों से एक निश्चित प्रकार का आचरण करने के कारण हम स्वतः ही वैसा करने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पहली स्थिति में जिसमें हम सचेत एवं जागरूक व्यवहार करते हैं, नियंत्रण करने वाली व्यवस्था को चेतन नियंत्रण कहा जाता है, और दूसरी स्थिति में जिसमें हम अचेतन एवं स्वाभाविक रूप से आचरण करते हैं, नियंत्रण की इस व्यवस्था को अचेतन नियंत्रण कहा जाता है। दूसरा है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक नियंत्रण के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्वरूपों का उल्लेख किया है। प्रत्यक्ष नियंत्रण का तात्पर्य ऐसे नियंत्रण से है
जो व्यक्ति पर उसके बहुत समीप के व्यक्तियों द्वारा लागू किया जाता है, जैसे माता पिता, मित्रों एवं गुरुजनों द्वारा। और अप्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण वह होता है जो व्यक्ति के शेष सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण द्वारा विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है, उसे हम अप्रत्यक्ष नियंत्रण कहते हैं। तीसरा है सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण। किम्बॉल यंग ने सामाजिक नियंत्रण को सकारात्मक एवं नकारात्मक दो भागों में बांटा है। सकारात्मक नियंत्रण में व्यक्ति को पुरस्कार देकर सही व्यवहार करने को प्रेरित किया जाता है, जैसे अच्छे आचरण के लिए छात्र को पुरस्कार दिया जाता है। जबकि नकारात्मक नियंत्रण में समाज विरोधी व्यवहार करने पर व्यक्ति को दंडित किया जाता है, जिससे कि भविष्य में उस प्रकार के व्यवहार की पुनरावृत्ति ना हो। इसके बाद है संगठित, असंगठित तथा सहज नियंत्रण। गुरविच तथा मूर ने सामाजिक नियंत्रण के 3 स्वरूपों संगठित नियंत्रण, असंगठित नियंत्रण और सहज नियंत्रण की व्याख्या की है। संगठित नियंत्रण का अर्थ है नियंत्रण जो अनेक छोटी छोटी एजेंसियों और व्यापक नियमों द्वारा व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करता है। इनका विकास नियमित रूप से होता है। इन्हें स्वेच्छाचारी प्रकृति का कहा जा सकता है। असंगठित नियंत्रण में सांस्कृतिक प्रतीक एवं नियम आते हैं। दैनिक जीवन में इनका प्रभाव सर्वाधिक होता है। सहज नियंत्रण का आधार व्यक्तियों के अनुभव, मूल्य, आदर्श, विचार और आवश्यकताएं होती हैं। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वतः ही कार्य करता है, इसे सहज नियंत्रण कहा गया है। अब 5वां है सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक नियंत्रण। लेपियर ने सामाजिक नियंत्रण को सत्तावादी एवं लोकतांत्रिक 2 भागों में बांटा है। लेपियर कहते हैं कि जब कभी कोई प्रशासनिक संस्था अथवा दंड देने वाला व्यक्ति समाज द्वारा स्वीकृत संगठनों के अतिरिक्त किसी दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्पीड़न अथवा शक्ति का प्रयोग करता है, तब इस प्रकार से स्थापित किए गए नियंत्रण को सत्तावादी नियंत्रण कहते हैं। सत्तावादी नियंत्रण में शक्ति का उपयोग जन सामान्य की इच्छाओं के विरुद्ध होता है। यदि सत्तावादी शक्ति का उपयोग समाज की परंपराओं, सामाजिक मूल्यों और स्वीकृत व्यवहारों के विपरीत करते हैं, तो उसे सत्तावादी नियंत्रण कहा जाता है। निरंकुश एवं तानाशाह शासकों द्वारा इसी प्रकार का नियंत्रण रखा जाता था। सत्तावादी नियंत्रण रखने के लिए धमकियों, कूटनीति, अधिकार प्रदर्शन, गुप्त संगठन, प्रलोभन इत्यादि का सहारा लिया जाता है। जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को स्वेच्छा से एक विशेष प्रकार का आचरण करने को प्रेरित किया जाता है। इसमें व्यक्तियों को संतुष्ट करने के लिए आपसी वार्तालाप किया जाता है। सत्तावादी नियंत्रण में धमकी एवं शारीरिक उत्पीड़न का सहारा लिया जाता है, जबकि लोकतांत्रिक नियंत्रण में व्यक्तियों को पुरस्कार एवं भावात्मक प्रेरणाओं के द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक नियंत्रण के स्वरूप में चेतन एवं अचेतन नियंत्रण, जिसे कूले एवं बर्नार्ड ने दिया है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसे कार्ल मैनहीम द्वारा बताया गया है, सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण, जिसे किम्बॉल यंग ने बताया है, और संगठित, असंगठित एवं सहज नियंत्रण के बारे में गुरविच एवं मूर ने बताया है। सत्तावादी तथा लोकतांत्रिक नियंत्रण के बारे में लेपियर द्वारा बताया गया है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम औपचारिक एवं अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।